लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन एक दिया था, इसको देखते हैं कैसे करना है। इसमें चेन का पॉइंट ए और पॉइंट बी, क्योंकि ए और बी सेम लेवल में नहीं है, तो अगर कोई यूनिफॉर्म चेन को हम लटकाएंगे इस तरह से, तो उसमें एंगल दोनों तरफ अलग अलग बनेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमको सबसे पहले निकालना है टेंशन पी पॉइंट पे कितना है, और फिर हमें बताना है कि एपी सेगमेंट जो है चेन का, उसका मास क्या है। तो हम इसमें एक काम ये करते हैं, सबसे पहले ये बताओ देख के कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो टेंशन लगेगा, ध्यान से देखना, क्या उसका जो डायरेक्शन होगा वो यही वाला एंगल बनेगा 30 डिग्री। बी पॉइंट पे जो यस टेंशन सर। होगा वो 30 डिग्री पे होगा, ध्यान से देखना। और ए पॉइंट पे जो टेंशन होगा, ए पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो 60 डिग्री पे होगा। और कंप्लीट चेन का अगर हम वेट लिखें, कंप्लीट चेन का वेट, तो कंप्लीट चेन का वेट क्या 48 न्यूटन हो जाएगा, बोलो। तो हम सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे या इक्वेशन बनाएंगे फॉर कंप्लीट चेन। तो मुझे बताओगे कि फॉर कंप्लीट चेन क्या इक्वेशन बनेगी। फॉर कंप्लीट चेन हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्स हैं कंप्लीट चेन के लिए। TA cos 60 is equals to TB cos 30. वेरी गुड, टीबी कॉस 30 इधर है और टीए कॉस 60 इधर है। कोई कंफ्यूजन किसी को। तो हम एक इक्वेशन तो ये लिख सकते हैं कि टीए कॉस 60 इज इक्वल टू टीबी कॉस 30। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और वर्टिकल में कौन कौन से फोर्सेस हैं, वर्टिकल में TA sin TA 60 sin 60, TB sin 60 is 30. equal to 48. वेरी गुड। तो ये हो गया टीए साइन 60 और उधर हो गया टीबी साइन 30। तो दूसरी इक्वेशन आएगी कि टीए साइन 60 Plus प्लस TB टीबी साइन 30 इक्वल टू 48. 48। किसी ने किया है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व। यस सर, किया है तो सर। TB TA हमारा 24, √3 mg/2 आ रहा है, और तो TB 24 है और TA 24 TB mg/2, हाँ वही। आप फिर से बताओ मुझे। तो TB 24 न्यूटन टीबी और TA 24√3। यस सर। 24√3 न्यूटन। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सॉल्व करके मिल गई। और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमने किसके लिए बनाई है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमने पूरी चेन के लिए बनाई है। हमने पूरी चेन को एक साथ कंसीडर कर लिया। अब ये बताओ कि अगर हमें पी के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें पी पे इस स्ट्रिंग को कट करना पड़ेगा, बताओ। करना यस सर। पड़ेगा। तो अब अगर हम सिर्फ एफबीडी बनाएं फॉर सेगमेंट एपी, फॉर सेगमेंट एपी, तो बताओगे कि सेगमेंट एपी पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे। पी पॉइंट सर पे, एक पी पॉइंट पे जो टीपी लगेगा वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लगेगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री। और ए पॉइंट पे जो टीए लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे है। और एपी पार्ट का जो मास है वो तो हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम स्मॉल एम। mg। अब बताओ इसके लिए इक्वेशन बैलेंस कर दो क्या आएगी। तो इसके लिए लिखेंगे TA हम cos 60 equal to TP TB So cos T sin 60 plus T sin 15 is equal to mg. हाँ, बस वही सेम इक्वेशन बनेगी दोनों के लिए, मतलब सेम टाइप की, सॉरी। cos 60। और टीपी साइन 15, ध्यान से देखना, प्लस mg इज इक्वल टू TA साइन 60। तो मुझे लगता है इन दोनों को सॉल्व करके तुमने दोनों वैल्यू निकाल ली, टीपी भी निकाल लिया और एम भी निकाल लिया, क्यों। Yes sir. यस से निकाल लिया। 21.65 TP आ रहा है 21.65 के आसपास टीपी आ रहा और है। और 3.05 3.05 kg आ रहा है मास। वेरी गुड। बताइए बाकी लोग, समझ में आ गया या कोई डाउट है तो बोलिए। यस सर, आ रही है। एफबीडी हम कितने भी पार्ट का बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो हम कितने पार्ट का बनाते हैं, तो देखो पहली बार हमने पूरी चेन का बना लिया, पूरी चेन का बनाने से हमको टीए और टीबी की वैल्यू मिल गई, और फिर वो टीए की वैल्यू हमें सेकंड एपी पार्ट के बनाने के लिए यूज हुई है। जिस भी पॉइंट पे टेंशन निकालना है वहां पे हम उस स्ट्रिंग को कट कर देंगे और वहां पे एक मासलेस स्ट्रिंग जोड़ देंगे, बस। टीपी का जो डायरेक्शन है उसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। नो सर, आ गया। ठीक है,
क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इसको, 20 और 50 Hello. न्यूटन। Yes, sir. एक 2.9 है, एक 1.9 है। लेंथ अपर वायर हैज नेग्लिजिबल mass and lower wires has a uniform mass 0.2 kg per meter। तो देखो 0.2 kg पर मीटर का मतलब हुआ इसका मास 0.2 kg हो जाएगा सीधे सीधे। क्यों? और कह रहा है कि होल सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड वायर हैव एन अपवर्ड एक्सीलरेशन 0.2। तो वैसे देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर हम लें तो इस पूरे सिस्टम का वेट क्या होगा? सबसे पहले इस पूरे सिस्टम का वेट क्या आएगा? तो इस पूरे सिस्टम का वेट आएगा 2.9 प्लस 1.9 प्लस 0.2, कितना बन जाएगा? 5. तो इस वायर में अगर हम टेंशन T1 लेते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि T1 ही है जो इस सिस्टम को एक्सीलरेट कराएगा। यस सर। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओगे फॉर कंप्लीट सिस्टम? T1 minus T1 is So equal T1 to minus 5 into 9.8 equals to 5 into 0.2. करेक्ट। फॉर कंप्लीट सिस्टम वी कैन राइट T1 माइनस 5 इंटू 9.8 mg इज इक्वल टू ma। एक्सीलरेशन इसका अपवर्ड दिया हुआ है, कितना एक्सीलरेशन है सिस्टम का? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 इंटू 0.2। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जा रही है कितनी? 50 न्यूटन आ रही है। यस सर, T1 15 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको निकालना है कि नीचे वाले वायर के मिड पॉइंट पे। तो नीचे वाले वायर के मिड पॉइंट का मतलब है कि हमें वहां पे उसको सिस्टम को कट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, ये नीचे वाला वायर हो गया सपोज, ठीक है, और ये नीचे वाला ब्लॉक हो गया। नीचे वाले ब्लॉक का मास है 1.9 kg और नीचे वाले वायर का मास कितना हो जाएगा? 0.1 kg। और इस पे मान लेते हैं कि टेंशन लग रहा है T2। तो अगर हम केवल इतने सिस्टम का FBD बनाएंगे तो इसका वेट कितना आएगा? 2। इसका वेट हो जाएगा 20 न्यूटन। और जा तो ये Yes. है सेम एक्सीलरेशन से ऊपर, कितना? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम केवल इतने पार्ट का FBD बनाएंगे तो बनेगा T2 माइनस 20, ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है? 20.4। yes sir Yes, sir. 20.4. क्लियर है दोनों आंसर? क्लियर है दोनों आंसर? yes sir. सर एक्सीलरेशन Yes, sir. 9.8 ले रही थी। एक्सीलरेशन क्या बोल रहे हैं? सर वो कुछ नहीं, वो 9.8 नहीं। लेंगे तो एग्जैक्ट 9.8 ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये तो हो गया टेंशन इन स्ट्रिंग एंड नॉन आइडियल स्ट्रिंग। और इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसको और ट्राई करो। देखो इसमें क्या है कि सर F into small l upon capital L। F इंटू स्मॉल एल बाई कैपिटल नहीं होगा, 1 माइनस होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये वो रोप है, ध्यान से देखना, और इसके ऊपर F फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स, और इसका टोटल का मास जो है वो टोटल मास m है और इसकी टोटल लेंथ l है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि क्या ये एक्सीलरेट हो रहा होगा? इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? तो अगर इसका एक्सीलरेशन निकालोगे तो देखो कंप्लीट सिस्टम के लिए जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक छोटा सा बात याद रख सकते हैं, दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इस केस में बताओगे कि नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है?
इस केस में नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे निकालोगे तो वो आएगा F के इक्वल, एंड टोटल मास ऑफ सिस्टम हो जाएगा m, यानी एक्सेलरेशन तो सीधे सीधे आ गया F/m। अब हमको कहाँ पे निकालना है, हमको निकालना है व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस स्मॉल l फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड, मतलब कि जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां से l डिस्टेंस पे हमें टेंशन निकालना है। तो देखो जहाँ पे निकालना है हम उतने ही पोर्शन स्ट्रिंग का कट कर लेते हैं, समझना ध्यान से, जितना पोर्शन निकालना था उतना पोर्शन कट कर लेते हैं। तो इसका मास जो होगा वो m डैश होगा, ध्यान से देखना, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, तो F इधर लग रहा होगा और T इधर लग रहा होगा, T की वैल्यू हमें निकालनी है। और इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन तो इसका भी कितना होगा, F/m ही होगा। तो इसका पहले m डैश निकालते हैं, m डैश कितना होगा, तो m डैश की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l होगा। तो अब इसके लिए इक्वेशन बनाओ, क्या लिखेंगे, तो इसके लिए बनेगी F माइनस टी इक्वल टू m डैश इंटू a। तो यहाँ से F माइनस टी इक्वल टू m डैश की जगह आ जाएगा m बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल l, और a की जगह आ जाएगा F बाई कैपिटल M। तो ये बचेगा सॉल्व होके F इंटू स्मॉल l बाई कैपिटल L। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी F ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल l बाई कैपिटल L। देखो केयरफुली करो, बस ध्यान रखो, केवल इतने ही सेगमेंट का एफबीडी बनाया है जितना हमने स्ट्रिंग कट कर दिया है वहां से, केवल इतना पोर्शन। तो उस पोर्शन का मास भी निकालना पड़ेगा, और उस पोर्शन के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, तो उस पोर्शन के ऊपर एक तो F ही लग रहा है इधर की तरफ, और एक इस पॉइंट पे T लगने लगेगा, तो यही T हमको निकालना है। तो इस T का डायरेक्शन इधर की तरफ लिया है। बताओ डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में किस में डाउट है, और ये इक्वेशन क्लियर है कैसे बनाई। Yes, sir. मतलब सर इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का कोई इशू नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल में रखेंगे ना, स्मूथ टेबल के ऊपर, क्वेश्चन पढ़िए ना पहले ध्यान से। तो मतलब सर स्मूथ टेबल के ऊपर है तो इस कारण स्मूथ टेबल पे रखिए तो क्या होगा कि ना नॉर्मल और mg बैलेंस हो जा रहे होंगे, टेबल से लग रहा होगा नॉर्मल और इसका लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, n इक्वल टू mg। तो वर्टिकल में तो मोशन ही नहीं है। देखो जब तक वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं तब तक mg का कोई काम ही नहीं है। इसका मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स F। क्लियर है। बोलिए। सर हाँ सर इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। सर आपने ये सेकंड एंड लिया, हम उधर वाला एंड भी तो ले सकते हैं ना सर। तो फिर उसने जो क्वेश्चन में लिख रखा है उसकी बात नहीं माने, उसने हमें नहीं L तो सर L कहाँ से लेने के लिए कहा है। सर जहां पर फोर्स अप्लाई हो एंडिंग रहा से। है। तुम कह रहे हो कि उधर से ले लें, सर ऐसा भी तो हो सकता है सर कि उस एंड से रोप को पुश किया जा रहा हो। हाँ सर जैसे तुम्हारा उल्टा सर सीधा दिमाग क्यों चलता है तुम्हारा, ये पुलिंग कौन पढ़ेगा। हाँ सर ठीक है। आर्ग्यूमेंट करने लगते हो बेफिजूल के, नहीं क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो। पुश करोगे तब भी फोर्स तो उसी तरफ लगेगा ना। ये सर हाँ क्वेश्चन वो तो लिखा ठीक हुआ है। है पुल्ड है, रोप को पुश कर सकते हो तुम, एक रस्सी पड़ी हुई है ग्राउंड पे, मतलब सोचो भी ध्यान से, रस्सी को तुम पुश कर सकते हो ना, पुल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें आइडियल पुली। ठीक है, अब देखो पुली हम किसको बोल रहे हैं, देखो वैसे तो जो पुली है प्रैक्टिकली वो पुली अलग टाइप की है, लेकिन
फिलहाल इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो पुली आएगी वो हमारे लिए थोड़ी अलग टाइप की है। देखो, एक तो वो पुली जो प्रैक्टिकल वाली पुली है, जो वेल में हमको मिलती है देखने के लिए, बोलो, जिससे रस्सी पड़ी होती है, बाल्टी पानी ऊपर खींचते हैं, देखा होगा ना सभी ने, मूवी में तो देखा ही होगा। Yes, sir. इसमें क्या होता है ना कि उसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो वो पुली रोटेट हो रही होती है या नहीं होती है, याद है? जैसे Yes, जैसे sir. मास ऊपर आएगा, रस्सी घूमेगी, वैसे वैसे वो पुली भी घूम रही होती है। तो फिलहाल एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि ये फिलहाल इस चैप्टर में जो पुली है वो आइडियल पुली है, और ये आइडियल पुली जो है ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस होती है। तो फ्रिक्शनलेस होने की वजह से ये घूमेगी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट का काम कर रही है। पुली घूमने वाला काम जो है ये रोटेशन वाले चैप्टर में आएगा। फिलहाल इस चैप्टर में जो हमारी पुली है वो रोटेट नहीं होगी। तो तुम कहोगे सर पुली है क्या फिर? तो तुम ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारा पेन है, उस पेन का जो क्रॉस सेक्शन है, जो सरफेस है, वो भी एक पुली का काम कर सकता है। तुम ऐसे सोचो कि ये जो पेन का क्रॉस सेक्शन है, इस पे हम एक थ्रेड लगा दें दोनों तरफ, तो जब वो थ्रेड लगाएंगे तो वो थ्रेड इसके ऊपर स्लिप होगा, समझ रहे हो? थ्रेड इसके ऊपर क्या होगा? स्लिप होगा इसके ऊपर। और अगर इसकी सरफेस फ्रिक्शनलेस है, थ्रेड भी फ्रिक्शनलेस है, तो आपस में कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा। तो उस केस में ये पुली जो है ये आइडियल पुली की कैटेगरी में जाएगी, मासलेस भी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इस चैप्टर वाली जो पुली है वो नहीं घूमेगी, रोटेशन में घूमेगी। ध्यान रहेगा इतनी बात, बताओ? Yes, sir. ठीक है। आइडियल पुली जब हम लिख रहे हैं ना इसको, तो आइडियल पुली का मतलब है कि आइडियल पुली में दो बातें होनी चाहिए। एक तो आइडियल पुली मासलेस होनी चाहिए, और दूसरी आइडियल पुली फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। अब समझना ध्यान से, अगर पुली मासलेस है तो मैं ऐसे सोचो कि अगर किसी बॉडी का मास 0 है तो ऐसे बोल सकते हैं कि उसके ऊपर नेट फोर्सेस हमेशा बैलेंस होंगे। बताओ, अगर किसी बॉडी का मास ही 0 है तो उसके ऊपर एफ नेट क्या लिखोगे न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके? 0 ही लिखोगे ना, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, आइडियल पुली के ऊपर फोर्सेस हमेशा बैलेंस होंगे। कहने का मतलब है कि जितने फोर्सेस नीचे लग रहे होंगे उतने ही ऊपर लग रहे होंगे, जितने राइट में लग रहे होंगे उतने ही लेफ्ट में लग रहे होंगे। ऑलवेज बैलेंस्ड, चाहे वो पुली चल रही हो या वो पुली रेस्ट पे हो, दोनों ही केस में। और अगर वो फ्रिक्शनलेस है, व्हेन सरफेस ऑफ पुली इज स्मूथ, then tension on both sides of string will be equal। ये दो बातें हैं जो आइडियल पुली के लिए एप्लीकेबल है। अगर मास 0 है तो उसके ऊपर फोर्सेस हमेशा बैलेंस होंगे, और अगर स्मूथ भी है तो टेंशन दोनों साइड पे सेम होगा। मतलब समझना ध्यान से, ये वाली जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है, इस स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग है ये, तो इस स्ट्रिंग में दोनों तरफ का टेंशन अलग अलग नहीं होगा, दोनों तरफ का टेंशन सेम होगा। इधर भी टी होगा और इधर भी टी होगा। तो जरा ये बताओगे कि ये जो पुली है इस पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स? सर पहले वाले पॉइंट में डाउट है। हाँ बताइए, क्या डाउट है? पुली अगर मासलेस है तो उस पर सर कोई फोर्स मतलब है ही नहीं, और जब फोर्स नहीं है तो सर एफ नेट की बात हम कैसे कर सकते हैं? अरे एफ नेट का मतलब होता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। वो तो 0 ही होगा, मतलब उसके पास फोर्स ही नहीं है, फोर्स ही उसके ऊपर 0 है। नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। एफ नेट का मतलब अलग है। फोर्सेस तो लगी रहे ना उसके ऊपर, स्ट्रिंग उसके ऊपर चढ़ी हुई है, उसका सेंटर बंधा हुआ है, तो फोर्सेस तो लगी रहे हैं उसके ऊपर। स्ट्रिंग का टेंशन नहीं लग रहा होगा? हाँ, स्ट्रिंग का टेंशन, बोलो। यस सर। और देखो, मासलेस जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मासलेस ऐसे तो बोलो तो मासलेस तो कोई बॉडी होती नहीं है, बट हम यहाँ मासलेस, हमारा बोलने के पीछे वजह ये है कि जो पुली का मास है और जो हम मासेस इस पे लटकाएंगे, दोनों तरफ सस्पेंड करेंगे, उनके मासेस के सामने इसका मास नेग्लिजिबल है, ऐसे समझ लो। अच्छा, यस सर। इट इज टेंडिंग टू 0। भाई मास 0 की कोई बॉडी थोड़े ना होती है, बट ये है कि हम लोग आइडियल केसेस जब डिस्कस करते हैं तो हम कई बार उसका मास नेग्लेक्ट कर देते हैं।
तो नेग्लेक्ट मास करने में भी हमारे रिजल्ट्स वही आएंगे जो हम इससे कैलकुलेट करेंगे 0 मास लेके। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि इस पुली के ऊपर ये जो थ्रेड है, उस थ्रेड की वजह से डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है टोटल? 2T 2T लग रहा है डाउनवर्ड। ये बताओ, किसी को कंफ्यूजन है 2T में? क्यों भाई? तो अगर 2T डाउनवर्ड लग रहा है तो बताओगे कि इसके सीलिंग से कितना फोर्स लग रहा होगा इस पे? 2T सीलिंग से भी इस पे 2T फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा कि जैसे हम लोग इधर वाली स्ट्रिंग में T और T टेंशन लिखेंगे, तो इधर वाली स्ट्रिंग में हम लोग 2T टेंशन लिख देते हैं डायरेक्ट। तो अब समझ में आ गया कि डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों लिखा है डायरेक्ट इस तरह से? तो उसका एक्सप्लेनेशन यही बनेगा कि मास 0 है तो नेट फोर्स उसके ऊपर 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि सारे फोर्सेस उसके ऊपर बैलेंस होंगे। क्लियर? बताइए। ठीक है, इसी तरह से मान लो इस तरह का कोई केस है। सपोज जैसे पुली के सेंटर से ये मास m कनेक्टेड है और एक स्ट्रिंग इधर है और एक स्ट्रिंग इधर है। देखो ध्यान से, इस तरह से। ठीक है, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन T है और ये वाला एंगल दिया है सपोज 30 डिग्री। तो जरा बताओगे कि टेंशन T की वैल्यू क्या होगी? फाइन T कितना होगा? 2T sin 30 सर इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो अब देखो, पुली के ऊपर सारे फोर्सेस बैलेंस करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि पुली का एफबीडी बनाएंगे। भले ही उसका मास 0 है लेकिन उसका एफबीडी बनाएंगे क्योंकि फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर। तो देखो, एफबीडी अगर बनाएंगे तो उसके एफबीडी में एक फोर्स नीचे दिखाई देगा। कितना फोर्स होगा वो? mg। और ध्यान से देखो, तो जो टी लग रहा है उसके ऊपर, वो एक टी इधर की तरफ लग रहा है और एक टी इधर की तरफ लग रहा है। लग रहा है या नहीं? तो ये बताओगे कि दोनों टी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे हैं? तो ये दोनों 30 degree. हॉरिजॉन्टल से 30-30 बना रहे हैं। तो इन दोनों टी का वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है वो पुली को बैलेंस कर रहा है। तो क्या इक्वेशन आएगी? तो बोल सकते हैं 2T sin 30 is equal to mg. sin 30 is equal to mg। क्लियर है? बताइए। Yes, sir. ठीक है, देखो नोट कर लो, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये देखिए, एक क्वेश्चन है सामने तुम्हारे, दिख रहा है? करो ट्राई इसको। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान से ये देखो कि ये जो स्ट्रिंग है इसका टेंशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं T। तो ध्यान से ये बात देखना, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा। ठीक है ना? क्यों सेम रहेगा? क्यों भाई, क्यों सेम रहेगा? क्योंकि फोर्सेस इसके ऊपर क्या होंगे? बैलेंस। तो फोर्सेस बैलेंस हैं तो दोनों तरफ बैलेंस कर दिया है। अब ध्यान से देखो कि अगर हम इस पुली का एफबीडी बनाए, ध्यान से देखना, तो इसके एफबीडी में एक टी इधर की तरफ लगेगा नीचे और एक टी इधर की तरफ लगेगा ऊपर। ऊपर क्या मतलब? हॉरिजॉन्टल। ये क्लियर है? पहले बताओ। क्यों भाई? और
पुली क्योंकि मासलेस नहीं है, तो मासलेस नहीं है तो पुली का भी मास है। कितना मास है पुली का? mg। तो ये फोर्सेस पुली के ऊपर लग रहे हैं बाहर से। इसके अलावा भी एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है ये क्लैंप वाला फोर्स। ये जो क्लैंप लगाया हुआ है ना, तो ये क्लैंप का काम यही है कि ये क्लैंप इस पुली को फिक्स रखेगा अपनी जगह, मूव नहीं करने दे रहा है। तो हम ऐसे तो बोल ही सकते हैं कि जो क्लैंप का फोर्स होगा वो इन्हीं सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। फोर्स exerted by clamp on fixed pulley will be resultant of all other forces acting on pulley। ठीक है ना? सर रिजल्टेंट का ऑपोजिट होगा ना? हाँ, मतलब ठीक है, रिजल्टेंट का अपोजिट होगा। थोड़ा सेंटेंस मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक बात है। विल बी इक्वल एंड अपोजिट to the resultant of all other forces acting on pulley। ये लाइन तुमको ध्यान रखनी है आगे के लिए, ठीक है ना? तो अब देखो, इन फोर्सेस का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, अब अगर हम केवल m का एफबीडी बनाए, कैपिटल M का, तो कैपिटल M के ऊपर कौन कौन से फोर्स? तो कैपिटल M के ऊपर T ऊपर लग रहा है और कैपिटल M के ऊपर mg नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल T है उसकी वैल्यू mg के बराबर होगी। तो जो क्लैंप का फोर्स होगा, क्लैंप का फोर्स रिजल्टेंट होगा किसका किसका? अब देखो, इधर हो गया T प्लस mg और इधर हो गया T, और कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे फोर्सेस हैं, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? तो उसको हम अंडर रूट करके लिख सकते हैं a² प्लस b²। तो ये हो जाएगा T प्लस mg का होल स्क्वायर प्लस t²। वैल्यू पुट कर दो तो देखो क्या आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर g² प्लस m² g²। तो g बाहर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? बताइए। सर ये जो क्लैंप पर, मतलब सर जो क्लैंप का फोर्स आपने इक्वल बता दिया, इक्वल एंड अपोजिट, ये समझ में नहीं आया सर। टू द रिजल्टेंट क्लैंप का क्या काम है? उस पुली को रेस्ट पे रखना कि मूव होने देना? क्लैंप क्या कर रहा है? क्लैंप पुली को फिक्स रख रहा है सर एक जगह पे। कैसे रखेगा क्लैंप? सर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा ना? या तुम ऐसे बोल दो, यस सर। मान लो क्लैंप का फोर्स मालूम तो है नहीं, तो हमने क्लैंप के फोर्स का डायरेक्शन ये बना दिया। अब हम ये बोल सकते हैं कि इन चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 होना चाहिए। बोलो यस और नो। इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। फोर्सेस एक्टिंग ऑन पुली, अगर पुली रेस्ट है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। अब सबका रिजल्टेंट 0 होने का मतलब ये हुआ कि क्लैंप का जो फोर्स है वो इन तीनों के रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा सर, जो कैपिटल mg लग रहा है सर, जो नीचे ब्लॉक सर लटकाया गया है, तो जो उसका द्रव्यमान है सर, उसको तो जो हमारा टेंशन है वो सर बैलेंस कर देगा। टी जो लग रहा है वो इसकी एफबीडी में बैलेंस करेगा ना, ये बैलेंस तो किया है। ये सर, तो ब्लॉक को तो इस टेंशन ने बैलेंस कर दिया, तो जो सर क्लैंप होगा, जो उसका फोर्स होगा, वो पुली के, मतलब पुली का जो वेट होगा उसको बैलेंस कर देगा। तो कोई चीज याद मत करो, और मैं बार बार बोल चुका हूँ कि आप लोग जो है पढ़ चुके हो तो ज्यादा समस्या है। अगर पढ़ा नहीं होता तो इतनी समस्या नहीं होती शायद। सिंपली सोचो ना थोड़ा सा कि इस पुली की जगह अपने आप को रख के देखो कि कौन कौन से फोर्स इस पुली को फील हो रहे होंगे, जरा बताओ। तो तुम कह रहे हो कि सर इस स्ट्रिंग का टेंशन लो ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये वाली, इस पे फोर्स लग नहीं रहा होगा? ये बताओ।
यही टी तो लेंगे यहाँ पे, ये वाला टी, और एक mg उसका खुद का है और एक टी इधर वाला है। भाई जो जो कांटेक्ट में है पुली के वो लोग फोर्स लगाएंगे। तो पुली के कांटेक्ट में कौन कौन है? पुली के कांटेक्ट में स्ट्रिंग हो गई है, पुली के कांटेक्ट में पुली का खुद का वेट हो गया, और पुली के कांटेक्ट में क्लैंप का फोर्स हो गया। इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए क्योंकि पुली रेस्ट पे है। ठीक है सर, अभी इसको एक बार अकेले में सोचेंगे ना सर, फिर देखते हैं। बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो हम दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी पुली के एप्लीकेशन में, और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एटवुड मशीन। एटवुड मशीन मतलब एक तरह से सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम है। सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम, जैसे मान लेते हैं कि ये पुली हो गई, ठीक है, और इस पुली को हमने सीलिंग से सस्पेंड कर रखा है, और पुली के दोनों तरफ दो अलग अलग मास सस्पेंडेड है। ये हो गया लेट से M1, ये हो गया लेट से M2, और एक स्ट्रिंग जो है वो पुली के ऊपर से होकर पास हो रही है, जैसा कि दिख रहा है। देखो, अब ये बताओ कि अगर हम ये एज्यूम करें यहाँ पे कि M2 जो है, एज्यूम कर लेते हैं कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है, तो मान लें कि अगर M2 M1 से बड़ा है, तो बताओ कि क्या ये सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा होगा, चल रहा होगा? तो कौन किधर चल रहा होगा, क्या बताओ? सर M2 की तरफ नीचे चलेगा और M1 ऊपर जाएगा। और M1 ऊपर जाएगा। अच्छा, पुली के बारे में क्या कहोगे? पुली चल रही होगी कि रेस्ट पे होगी? तो रेस्ट पे होगी। रेस्ट पे होगी। क्यों रेस्ट पे होगी? सर क्योंकि यूनिफॉर्म है, नहीं मूव कर रही है, फ्रिक्शन लेस है। जो सेंटर है वो सीलिंग से फिक्स है। पुली का जो सेंटर है, पुली तब तक नहीं चलेगी जब तक पुली का जो सेंटर है वो मूवेबल नहीं होगा। तो पुली का जो सेंटर है, ध्यान से देखो तो सीलिंग से फिक्स है, तो पुली मूव नहीं करने वाली है, ठीक है। अब देखो, नॉर्मली मेंशन नहीं है अगर, तो ये आइडियल पुली है, और आइडियल पुली के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ का टी सेम ले लेते हैं। इसमें कोई डाउट है? और ये जो सीलिंग पे स्ट्रिंग है उसका टेंशन हम 2T ले लेंगे। अब ध्यान से देखना जरा, M2 के ऊपर कौन कौन से फोर्स? M2 के ऊपर उसका वेट हो गया M2G डाउनवर्ड, और टेंशन हो गया T ऊपर। M1 के ऊपर कौन कौन से फोर्स? M1G वेट डाउनवर्ड, और इसके ऊपर T हो गया अपवर्ड। पहले बताओ, FBD क्लियर है दोनों की? एक्सीलरेशन, M2 का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ और M1 का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ। ये बताओ कि M2 और M1 का एक्सीलरेशन सेम होगा? नहीं सर। यस सर, होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा? सर क्योंकि जितना एक ऊपर जाएगा उतना ही दूसरा वाला नीचे आएगा सर। मतलब सर एक्सीलरेशन एक में होगा, एक में डिसेलरेशन होगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? यस सर सेम कैसे होगा सर? सुनो मेरी बात, मास तो डिफर होगा ना। मास डिफरेंट है तो क्या हुआ? इन दोनों का जो एक्सीलरेशन सेम है वो सेम है बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग। ऐसे समझो, इस स्ट्रिंग की वजह से दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। ये जो स्ट्रिंग दोनों के बीच में है, अभी बताओ कि ये जो स्ट्रिंग दोनों के बीच में है ये एक्सटेंसिबल है कि इनएक्सटेंसिबल है? इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये होगा कि अगर ये स्ट्रिंग इधर की तरफ x नीचे गई है तो इधर की तरफ कितना ऊपर जाएगी? x ऊपर जाएगी। x ही ऊपर जाएगी। तो इसलिए दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दोनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड ये सेम ही आएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ तो खैर सीधे सीधे है तो डायरेक्ट लिख देते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब ये हुआ कि बिकॉज जो स्ट्रिंग है वो
इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। हम ये नहीं कह रहे कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब दोनों की एफबीडी बनाते हैं। तो बताओ जरा m1 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? m1 के ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा? m1 के लिए t बड़ा T minus M1G is equal to FA. T is equal to M1G minus M1A. है T is equal to M1G minus M1A, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो बेटा मैंने जैसे पढ़ाया वैसे ही चलो, नहीं तो आगे जाके ना तुम्हारा सब उड़ जाएगा दिमाग से। सर T minus M1G फोर्सेस equal M1A. फोर्सेस कौन से लग रहे हैं m1 के ऊपर? से M1G और T. हाँ सर, दो फोर्सेस लग रहे हैं, इनमें से कौन सा फोर्स बड़ा है? T बड़ा सर है, टेंशन. फिर T बड़ा है, टेंशन बड़ा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यानी T माइनस m1g। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, कॉज एंड इफेक्ट। याद आया? यस सर। Yes sir. ये बेसिकली कॉज है और इसका इफेक्ट क्या है? ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? तो M1A M1A. M1A। ठीक है। सिमिलरली अब m2 के बारे में बताओ। m2 के लिए कौन कौन से फोर्सेस हैं? M2G और T. कौन बड़ा होगा? M2G बड़ा होगा. M2G बड़ा होगा इसमें, M2G minus T। माइनस M2A. Is equals to M2A. m2a। ठीक है ना? तो ये सेकंड आ गया। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, ऐड करोगे तो देखो a आ जाएगा, आ जाएगा यस सर। माइनस m1g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई m2 माइनस m1 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? और अगर हम t निकालेंगे a की वैल्यू रख के, तो t की वैल्यू मैं लिख देता हूँ जो आएगी ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g। बताओ पहले, जितना लिखा है उसमें कोई डाउट है तो? ठीक है ना? ऑल्टरनेटली एक बात ध्यान रखना, एक्सीलरेशन सिस्टम का अगर लिखना है तो हम ये भी यूज कर सकते थे। क्या यूज कर सकते थे? नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो ये जरा देख के बताओगे कि इस सिस्टम को ड्राइव करने वाले कौन कौन से फोर्स हैं? कौन सा फोर्स है जो इस सिस्टम को ड्राइव कर रहा है? तो देखो, ये सिस्टम जो ड्राइव हो रहा है, मतलब चल रहा है, ये m1 और m2 के वेट्स की वजह से है। यस और नो? बताओ। यस सर। अगर हम इसी सिस्टम को स्पेस में ले जाएं तो चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। तो इनके चलने का जो रीजन है वो इनके वेट है। अब देखो ध्यान से, m2 का जो वेट है वो एक्सीलरेशन का सपोर्ट कर रहा है, बताओ। और m1 का जो वेट है वो एक्सीलरेशन को अपोज कर रहा है। देखो है या नहीं है? यस सर। यस Yes सर। sir. कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि चलाने वाला फोर्स जो है वो m2g है, लेकिन जो m1g है वो इसको रोक रहा है चलने से। बताओ, क्योंकि अगर Yes sir. दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, चलाने वाले और रोकने वाले, तो एक्सीलरेशन सिस्टम का जीरो हो जाता। तो नेट ड्राइविंग फोर्स ये लिखा हुआ है ऊपर, क्लियर है कैसे लिखा है? m2g माइनस m1g यस सर। एंड नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, इसका एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है। तो एक्सीलरेशन कई बार हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो देखो, जो काम हमने इसमें किया है, इसमें हमसे ये भी पूछ सकता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली ऑन सीलिंग क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली ऑन सीलिंग कितना फोर्स होगा? तो क्या वो 2t होगा? और 2t का मतलब हो जाएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस
m2 into g। बताओ जितना लिखा हुआ है, कोई डाउट है इसमें? तो ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो देखो आगे एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमें क्या करना है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग इन ईच केस। ठीक है, देखो स्मॉल एम। सरफेसेस सारी स्मूथ हैं जब तक हम लोग फ्रिक्शन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट केस में दिया हुआ है तो कैपिटल एम बड़ा है या स्मॉल एम बड़ा है? कुछ नहीं दिया हुआ है, जो है सामने है। करो, स्टार्ट करो करना। आइडियल पुली है सारी की सारी और सरफेसेस स्मूथ हैं।
थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो एक एक लाइन के हैं सब। देखो जैसे इसमें फर्स्ट केस देखोगे अगर, तो फर्स्ट केस में अब हम ये तो बोल ही सकते हैं ना कि ये जो स्मॉल m है इसका वेट mg इधर की तरफ है, और जो कैपिटल M है इसका वेट mg इधर की तरफ है। अब ये जो है a एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा और ये जो है a एक्सीलरेशन से राइट साइड में जाएगा। अब ध्यान से ये देखो कि एक्सीलरेशन में कंट्रीब्यूशन किसके वेट का है। तो देखो इसका वेट जो है वो एक्सीलरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ध्यान से चेक करो तो, लेकिन जो इसका वेट है वो इसके एक्सीलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है क्योंकि 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे होने का मतलब है कि ना तो सपोर्ट कर रहा है और ना ही अपोज कर रहा है। तो जब हम इस केस में एक्सीलरेशन लिखेंगे ना, तो इस केस का एक्सीलरेशन सीधे सीधे बन जाएगा नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ये आंसर आ जाएगा पहला वाला। निकाल लिया था सभी ने? बताओ। Yes, sir. अच्छा, टेंशन कैसे आएगा T? तो अब देखो अगर हम केवल कैपिटल M का FBD बनाएं, केवल कैपिटल M का, तो ये बताओगे कि कैपिटल M को चलाने वाला कौन सा फोर्स है? कैपिटल M को चलाने वाला कौन सा फोर्स है? तो कैपिटल M को चलाने वाला T तो है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि T की वैल्यू जो होगी वो कैपिटल MA के इक्वल होगी। तो A हम निकाल चुके हैं, A की वैल्यू रख देंगे तो T भी आ जाएगा। क्लियर है फर्स्ट वाला? बताओ। सेकंड वाले में बताओ। सेकंड वाले में Sir, mg sin theta upon small m plus capital M. करेक्ट। तो ये इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? इधर आएगा mg sin थीटा, और ये इधर की तरफ a एक्सीलरेशन रखता है और ये इधर की तरफ a एक्सीलरेशन है। तो किसका वेट सपोर्ट कर रहा है? तो ध्यान से देखोगे एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी नेट ड्राइविंग फोर्स विच इज mg sin थीटा अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास हो जाएगा m प्लस m। और अगर T निकालना है तो क्या करेंगे? T निकालना है तो ये तो फिर सर वही हो गया, MA हो गया और क्या। इक्वल टू MA लिख देंगे अगर हम केवल इसका FBD बनाते हैं। और बताओ, आगे आ जाओ। इधर मान लेते हैं टेंशन T1 है, T1 है, इधर टेंशन T2 है, T2 है। तो इसका वेट इधर हो गया M1G, इसका वेट इधर हो गया M2G। अब यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि M1 M2 में कोई बड़ा है, और नहीं पता है तो हम कोई भी एक बड़ा लेके सॉल्व कर लेते हैं। मान लो M1 बड़ा है, तो अगर M1 बड़ा है तो ये A से नीचे जाएगा, ये A से ऊपर जाएगा, और ये A से राइट साइड में जाएगा। बताओ यस और नो। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स बनेगा M1G माइनस M2G एंड अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास में M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M आएगा। देखो T1 T2 कैसे आएंगे इस केस में? तो T1 निकालने के लिए हम लोग M1 का FBD बना लेंगे। M1 के FBD में क्या इक्वेशन आएगी? M1 के FBD में लिखेंगे M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A, और T2 निकालने के लिए M2 का FBD बना लो। तो केवल M2 का FBD बनाएंगे तो इक्वेशन होगी T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A। ये बताओ क्लियर है या नहीं? T1 T2 निकालने के लिए, T1 T2 निकालने के लिए क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट आगे बताओ, इधर क्या होगा? अब इधर एज्यूम कर लेते हैं कि ये इधर जा रहा है A एक्सीलरेशन से इधर, और ये ऊपर जा रहा है A एक्सीलरेशन से। तो कौन से कंपोनेंट हैं जो इसको सपोर्ट करेंगे, अपोज करेंगे? तो M1 का इधर कंपोनेंट आएगा M1G साइन अल्फा, और M2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? M2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? M2G साइन बीटा है। तो हम लोगों ने कौन सा बड़ा ले लिया है? M1 बड़ा ले लिया है सर। M1G साइन अल्फा माइनस M2G साइन बीटा अपॉन M1 प्लस M2। देखो, और अगर T निकालना है तो बताओगे क्या इक्वेशन बनेगी T निकालने के लिए? M1G sin alpha
माइनस टी इक्वल्स टू m1a m1g साइन अल्फा माइनस टी इक्वल टू m1a। क्लियर है ये इक्वेशन? बताओ। बताइए चारों एग्जांपल। किसी भी पॉइंट पे टेंशन, किसी भी पॉइंट पे किसी भी मास का एक्सीलरेशन, क्लियर है या नहीं? ठीक है, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही रखते हैं लेक्चर में आज।